नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और एचएफ और जर्सी का बहुत सारे डेयरी फार्म का हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज हम बिहार से चलकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली के रास्ते हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में यदुवंशी गौशाला में आज पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहां पर ब्रीडिंग सेंटर है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वहां पर किस तरह देसी गौ का ब्रीडिंग किया जा रहा है, किस तरह वहां पर संवर्धन किया जा रहा है, क्योंकि यह गौशाला जीतू भैया का है और इसमें योगदान हमारे अनंत भैया का है वहां पर ले जाने में। और आप देख रहे हैं चारों तरफ से कटीली झाड़ियां हैं और इस झाड़ियों से होते हुए बीच में कच्चा रास्ता है, इसी रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देसी गाय का क्या महत्व होता है, किस तरह उनसे हम ब्रीडिंग करके अच्छा जो है दूध उत्पादन हम ले सकते हैं, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जीतू भैया से जानकारी लेंगे। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और मेरा प्रयास अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फाइनली आप देख रहे हैं हम यदुवंशी गौशाला में पहुंच चुके हैं और यह सामने जो दिखाई दे रहा है यदुवंशी गौशाला है। इस वीडियो में उनसे देसी गाय का क्या महत्व है और देसी गाय का कैसे जो है संवर्धन और संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी उनसे लेंगे। और इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। और वीडियो लंबा होने की वजह से 2 पार्ट में बनाया गया है, तो दोनों पार्ट को ज़रूर देखिएगा। और मेरा प्रयास अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। बारे में सर पूरा डिटेल्स बता दीजिए कि कौन सी नस्ल की है, इसका कौन सा लैक्टेशन की है और किस बुल की है। तो जिस प्रकार से सबसे पहले तो मैं हृदय से आपका स्वागत करना चाहूँगा, जो कि आप उत्तर प्रदेश और उससे भी आगे जो हमारा राज्य है बिहार राज्य से आप लंबा सफ़र तय करके, और अनंत युवा साथी हैं, अनंत भाई छोटे भाई की तरह हैं, और समय यदा कदा जब इनको मिलता है अपने व्यस्त जीवन में से ये यहाँ पर आते हैं और इनके साथ पूरा लाड प्रेम करके जाते हैं, तो इनको भी कहीं न कहीं आत्मिक संतुष्टि मिलती है। तो इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि ध्रुवीय भालू, जो कि बर्फ में पाई जाने वाली भालू की एक नस्ल है, उसे अगर हम भारत में ला करके स्थापित कर देंगे और भारत का जो हिमालयन बियर है, रीछ जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं, उसको अगर जा करके बर्फ में और वहां पर छोड़ाएंगे तो शायद दोनों ही अपने प्राण त्याग देंगे, जबकि दोनों ही भालू हैं। भालू दोनों ही हैं, लेकिन फिर भी जो जिस क्षेत्र के लिए प्रकृति पर्यावरण ने बनाया है वो वहां के लिए सर्वोत्तम है, हमें इस चीज को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितनी भी गोधन आपको देखने को मिल रही है, कुछ एक सफेद रंग में है, कुछ एक लाखे रंग में है, या फिर कहें कि थोड़ा सा सलेटी या काला रंग है। तो इस तरह से भी न देखा जाए हरियाणा नस्ल को वो पूर्णतः सफेद होती है। उसके मूल जो रंग होते हैं वो हल्के भूरे रंग में भी हल्का कई 100 में से एक गाय देखने को मिल सकती है, अन्यथा ज्यादातर लाखे रंग में, सलेटी रंग में, शाम रंग में और सफेद रंग में इस तरह ये गोधन देखने को मिलती है। तो हमारा एक जो प्रयास है यदुवंशी गौशाला का, कि हमारी जो मूल नस्ल है वो विलुप्त होने से पहले उसका बीज कुछ हम आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके लिए संरक्षित रख पाए। तो शाम रंग में एक जो सबसे आगे जो गऊ आपको दिख रही है, श्यामा 2, इसकी एक जो बछड़ी है वो निशुल्क गांव घिराए डिस्ट्रिक्ट हिसार में दी गई है। तकरीबन 1 साल की बच्चिया थी, मीठी उसका नाम था, क्योंकि माँ की तरह उसका स्वभाव बड़ा मीठा था। कोई नाराज उछल कूद करना या फिर किसी को देख करके गुस्सैल स्वभाव करना, लात पटकना, इस तरह का स्वभाव नहीं था। तो श्यामा ये है, और ये अपने आप में एक, मैं इसको लेजेंडरी गाय कहूंगा, क्योंकि अगर पूरे ब्यात का इसका दूध रिकॉर्ड किया जाए, पूरे ब्यात का अगर दूध किया जाए तो 4000 किलो के आंकड़े को पार कर पाने की क्षमता इसमें है। क्योंकि पिछले ब्यात में जब ये ब्याई तब पीक इसका दूध रहता है 18-19, वो डिपेंड करता है आपकी चारे की अवेलेबिलिटी क्या है। अगर हरा चारा और पूरा समग्र पौष्टिक चारा अगर मिलता है तो 20 तक भी आंकड़ा छूती है, और अगर किसी ब्यात में हरे चारे की उपलब्धता नहीं है तो हो सकता है 17, 17.5, 18 तक भी रह जाए। वो एक मापदंड इसका समय समय पर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता है। तो ये जो गऊ है ये 10 महीने की ब्याई हुई होने के बाद भी 10 से 11 किलो दूध प्रतिदिन का देती है। तो अगर वो कैलकुलेशन अगर हम देखें तो 4000 प्लस की ये गऊ है, जबकि देखने वाले सामान्य
जो है बॉडी स्ट्रक्चर जी इसका जी है। उसके बाद गीता, जीन से इसे लाया गया जी था। दोनों जो गोधन है 3-3 बार ब्याह चुकी हैं, दोनों ने ही 3-3 बछड़ियों को जी अब तक जी जन्म दिया है। क्षितिज, उसके बाद थार पारकर 585 नंबर की जो जी बेटी है, हाथ फिरा करके दिखाएं, अनंत भाई हैं, युवा साथी हैं, ये देखें, ये यहाँ पर यहाँ के गोपालक नहीं है कि जी यदा कदा आते हैं, लेकिन फिर भी आप देखें किसी भी जी गऊ के ऊपर हाथ फिराएं और पूरा पूरा, अनंत भाई एक बार श्यामा के ऊपर भी पूरा लेवटी तक हाथ ले जाएं और इसका स्वभाव दिखाएं। ये देखें, ये नए हैं, कोई गाय पैर पटक रही हो, लात मार रही हो, हमारे जो नस्लों को ज़्यादातर जो दुष्प्रचार हुआ है कि जी ये लात जी मारती हैं, जी ये जी टक्कर मारती हैं, ये लेके भाग पड़ती हैं, या ये समय पर दूध नहीं निकलवाती हैं, इस तरह का नहीं है। अच्छी जो नस्लें हैं, अच्छे जो नंदी हैं, जी उनकी अहमियत अगर हम समझ पाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक तरीके से अगर बढ़ा पाए तो नस्लें हमारी काफ़ी दुधारू और जी काफ़ी शुद्ध और गुणवत्ता, अगर इनकी दूध की बखान करने लगे तो शायद सुबह से शाम तक हो जाएगा। जी रिसेंट एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिला, दौसा बांदीकुई से एक युवा साथी, उन्होंने कहा कि आपकी वीडियो से प्रेरणा लेकर के जी मैं पहले एचएफ गाय रखता था, उसको मैंने हटा दिया तुरंत जी प्रभाव से जी और देसी गोधन लेकर के आए अजमेर से, जो गिर अजमेरी जी जो गिर है, और उस गऊ का जब दूध उनकी बहन ने सेवन किया जो कि थायराइड पेशेंट थी, जी थायराइड एलोपैथी कहती है ला इलाज है, जी जी आप ठीक नहीं कर सकते उसको, आपको ताउम्र गोलियां खानी पड़ेंगी जी उसको कंट्रोल में रखने के लिए। मात्र और मात्र 4-6 महीने में उनका थायराइड की गोलियां लेनी उनकी छूट गई और जी थायराइड बिल्कुल कंट्रोल। उनका जो वजन, थायराइड में वजन बढ़ता है महिलाओं जी का जी जनरली, तो उनकी वजन में भी 3-4 किलो की कमी देखने को मिली। तो बहन जी कहती हैं कि मैं अब ताउम्र देसी जी गायें जी जी रखूंगी। तो ये गुणवत्ता है। आप, एक होता है गुणवत्ता और एक होता है प्रोडक्शन में मात्रा। जी एक खेत में जी एक खेत में आप 10 बोरी अनाज निकालते हैं, जी देसी अगर अन्न होगा तो हो सकता है 5-6 बोरी निकले, जी और अगर हाइब्रिड और बहुत ज़्यादा यूरिया और पेस्टिसाइड का यूज तो हो सकता है 12-13 बोरियां निकाल जी लें। जी जी लेकिन जो गुणवत्ता 5-6 बोरियों में निकलेगी, जी जी जो देसी बीज में निकलेगी, वो हाइब्रिड में और 12-13 बोरियों में कतई कतई नहीं निकल सकती है। तो जी उसके बाद एक और गऊ है गायत्री, बड़ी अच्छी गोधन है। जी अगले 2 थनों में ये बाल्टी भर देती है, पिछले थनों को हम बच्चे को छोड़ देते हैं। हाँ हाँ, अगले थनों को ये बाल्टी से भर देगी और इतना मीठा स्वभाव है, आप देखें। इसीलिए मैंने आज के इस वीडियो में जो महानायक है वो रखा है अनंत भाई को। जी आप जी देखें, मैं खुद अगर इसके हाथ लगाता तो कहते कि आपकी गाय हैं, जी जी आपकी गाय हैं और इसलिए आपको तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन ये तो नए हैं, जी आप दोनों बिल्कुल साथ ही आए थे। जी ये जी देखें, हर गाय का थन पकड़ रहे हैं, वो पूंछ उठाएगी। गाय जब अपने मालिक या अपने गोपालक या अपने हम मनुष्यों के लिए अगर प्रेम प्रदर्शित करेगी तो जैसे ही हाथ फिराएंगे वो पूंछ उठा लेगी। जी सिंपल जी सा कंसेप्ट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा गणित लगाने की आवश्यकता जी नहीं। तो आप देखें, श्यामा 2 से हमने स्टार्ट किया था, फिर गीता आई, जी फिर जी अपने वो किसी चीज़ से डर गई होगी, जी फिर अपनी क्षितिज आई, फिर श्यामा 1 आई, फिर गायत्री आई और जी एक ये गऊ। आप इस चीज़ को समझें कि इनके जो मालिक थे, जी हालांकि सिंह जो दबवाए हुए हैं वो जी उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो भी कहीं पीछे से लेकर के आए जी थे। तो जी उनका एक विशेष आग्रह था कि हम इस गऊ को अगर देंगे जी तो सिर्फ और सिर्फ जीतू भाई को देंगे, जी जी क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये यहाँ पर आती है तो सुरक्षित हाथों में है। तो मेरा एक प्रयास यही रहा, हालांकि मेरे पास खुद स्ट्रेंथ अब काफ़ी है, लेकिन फिर भी उनके भाव और उनका प्रेम देखते हुए, न चाहते हुए भी, एक वैकेंसी और जनरेट करके और इसको यहाँ पर अकोमोडेट हमने जी किया है। इसका जो बछड़ा आया है, जी जिस प्रकार से इसके जो मजबूत थन जी देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही इसका जो बछड़ा है वो अभी से छोटा है, जी लेकिन अभी से जो है उसके मोटे और मजबूत थन विकसित हो रहे हैं, जो कि आने वाली बछड़ियों में पास ऑन करेगा। जी और बाहर की व्यवस्थाएं हैं, अनंत भाई आपको और अच्छे से समझाएंगे। मुझे खुशी होगी जब कोई इस तरह से हमारे मित्रगण आते हैं और हमसे ज़्यादा डिटेल वो गऊओं के बारे में जब बताते हैं, जी तो जी खुशी होती है कि वो कितना उनका हमारे प्रति प्रेम है। ये हम दिखाते हैं छोटे जितने बच्चे हैं बंसी गौशाला में।
उनको दिखाते हैं आपको। जी बताते चलें, आगे आ जाए। का स्वभाव किस तरह से, देखिए वो तार खाजी कितने प्यारे बच्चे हैं। देखिए ये क्षितिज और बरखा की बेटियां हैं, दोनों 21,162 की बेटियां हैं। 21,162 का एक बच्चा मेरे पास भी है, माधव। देखिए वैसे ही कितने सुंदर है सब। दोनों थरपारकर नस्ल की है सर। बरबर से देखिए, इनको देखने के बाद मन मोह लेंगी है ऐसे ही। देखिए इनको छोड़ के कोई कहाँ जाना चाहे। देखिए इनको, ये 100 नंबर का बेटा, ये देखिए ये 100 नंबर का बेटा है। 17 नंबर बुल, 7 नंबर 7 नंबर हिसार यूनिवर्सिटी। हिसार यूनिवर्सिटी। देखिए उसका बेटा है। 100 नंबर की गौ माता। हम लोग आए थे बीच में, तो जब आई हुई थी माई तो कहाँ बहुत ही, दिखाते हैं आपको। जब वो आई थी 100 नंबर की गौ माता, तो उस समय मतलब बहुत ही कमजोर अवस्था में थी, क्योंकि हम उस समय आके खुद ही देखे हुए थे। जी जी। और ये देखिए ये गाय गौ माता है। इनसे हमने हरियाणा नस्ल की बछिया, बहुत ही सुंदर बछिया हमने देखी, बछड़ा। ये शक्ति का रिजल्ट है। शक्ति जैसा अभी हरियाणा नस्ल का नंदी, जो कि ये बछड़ा देखिए करीब, अभी इसकी उम्र क्या होगी इसका देखिए हम, ये देखिए इसका हम देख रहे हैं। ये क्वालिटी है शक्ति की। जाने दो हट जाओ। उसमें इसी गऊ का ब्लड है। इस गऊ का ब्लड अगर मुझे इस बछड़े में लेकर के आना है तो मैं कैसे ला पाऊंगा? मुझे माध्यम चाहिए एक नंदी का। वो इसका बेटा अगर होगा और इस गाय को, किसी भी गाय को गर्भित करेगा, और उसके बाद जो प्रोजेनी आएगी, तो इसका ब्लड मैं उस बछड़े में ले आया। तो ये जो है, ये थोड़ा सा प्रयास रहता है। तो जो भी चीजें हम अननेसेसरी ला करके और आर्टिफिशियली उस चीज के ऊपर, क्या एचएफ खुद वहां से चल करके यहाँ पर आई? जी नहीं। किस चीज से हम उसको लेकर के आए? ट्रांसपोर्ट का माध्यम, क्या ट्रांसपोर्ट का माध्यम प्राकृतिक है या फिर मानव निर्मित है? वो मानव निर्मित है। आप इस चीज को समझें। समुद्र पार से कोई गऊ वो समुद्र को तैर करके यहाँ तक नहीं पहुंची है जी। उसको अननेसेसरी ला करके और इस एरिया के ऊपर थोप दिया गया है। वो जब गर्मी जब होती है तो पेंटिंग करती है वैसे ऐसे करके, उसके नाक में से राल टपकती है। ये जो गऊ आप देख पा रहे हैं जी। आप अभी टेम्परेचर देखें 42-43 तक जब टेम्परेचर जाता है, ये धूप में बैठ करके वहाँ बुग्गी के पास इस बालू रेत में बैठ करके जुगाली करती है जी। 45 डिग्री 42-43 पर अगर आप एचएफ को छोड़ देंगे तो पेंटिंग करके मर जाएगी, हाफ करके मर जाएगी। क्योंकि बात वहीं से शुरू होती है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। ध्रुवीय भालू को ला करके अगर आप यहाँ पर रख देंगे तो उससे वो गर्मी झेल नहीं पाएगी। तो इसी प्रकार से आप इस चीज़ को और देखें। आजकल एक टेक्नोलॉजी और है, उसको बोलते हैं ETT, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, भ्रूण प्रत्यारोपण। क्या वो प्राकृतिक है? नहीं। इसीलिए अननेसेसरी आप गाय के हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाते हैं, उससे ओवुलेशन करवाते हैं। हार्मोन्स अननेसेसरी अगर आप किसी के शरीर में कृत्रिम तौर पर हार्मोन्स को अगर घुसा रहे हैं तो वो क्या करेगा? उसके शरीर के साथ पूरा फेरबदल करेगा। तो जितने भी अच्छे जो गोपालक हैं वो अपनी गऊ को डोनर गाय नहीं बनने देते। ETT के लिए वो नहीं बोलते, इतनी अच्छे स्वेच्छा से आगे नहीं आते कि लो मेरी गाय के अंडे ले लो, क्योंकि उसमें अपने रिस्क जुड़े हुए हैं। फिर जिस गऊ के ऊपर वो ETT, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की जाती है, उसके पूरे हार्मोन्स उस हिसाब से सेट किए जाते हैं। तो ये पूरी कृत्रिम, तो इंजेक्शन वहाँ लगता है जहाँ पर वो प्रकृति उसको ठीक नहीं रख पा रही है, और आप कृत्रिम तौर पर उसको इंजेक्शन लगा करके ज़बरदस्ती ठीक रखने का प्रयास कर रहे हैं। आपको मैं और समझाना चाहूँगा, जितनी भी ये एंटीबायोटिक्स जो हैं, आप उस लेबल को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे उसके ऊपर साफ सुस्पष्ट लिखा हुआ है। अगर आपने गऊ के ऊपर यूज़ किया या दुधारू पशु के ऊपर यूज़ किया तो 7 दिन तक उसका दूध पीने के प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। लेकिन कितने दूधिए, कितने
जो डेयरी फार्मर जो हैं वो इतने नैतिकता से करते हैं कि 7 दिन तक दूध फेंकते, कोई नहीं फेंकता दूध। तो वो दूध जो आपने एंटीबायोटिक्स लगाया उसके जी और उस एचएफ गाय ने उसको दूध के माध्यम से निकाल दिया, तो वो अंत पंत कहाँ जा रहा है? हमारे पेट में या हमारे भावी भारत के जो नौनिहाल हैं जी उनके जी पेट में। तो न चाहते हुए, वो बच्चे बीमार नहीं हैं लेकिन न चाहते हुए भी आप उनको एंटीबायोटिक्स का डोज दे रहे हो। तो जब उनको खुद एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है तो एमडीआर का केस बन जाते हैं, वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। उनके ऊपर कोई भी दवाई आप प्रयोग करते हो तो वो दवाई असर नहीं करती और बच्चा प्राण त्याग देता है। तो इस तरह की जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तब अननेसेसरी आपको स्टीरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स अगर दिए जाएंगे, उसी जी प्रकार से आप ही के माध्यम से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो हिंदू सनातन धर्म है वो मांसाहार को कभी भी बढ़ावा नहीं देता है। तो ये जो हमारा सात्विक जो भोजन था उसको हमने आज दूषित करके और कहीं न कहीं हम भक्षण कैटेगरी में चले गए हैं। आप इसको छोटा-सा उदाहरण देखें, एक मुर्गी, जी अगर प्राकृतिक तौर पर वो मुर्गी अंडा देगी और बच्चा अगर उसका पैदा होगा तो 6 महीने में जा कर के वो पूरा वयस्क चूजा या मुर्गी बनती है, मुर्गी या मुर्गा बनेगा। लेकिन आप जितने भी ये मुर्गियाँ फार्म जिनकी आप ब्रीडिंग करवा कर के और उनको काटने के लिए तैयार करते हैं, मात्र 1 महीने में वो कटने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? कंसंट्रेटेड फीड और स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स के कमाल से। स्टेरॉइड्स उनको इसलिए दिए जाते हैं कि तू ज़्यादा से ज़्यादा वज़न भार अपने अंदर ले। तो वो जी स्टेरॉइड जब हम उसको काट करके खाते हैं तो किसके शरीर में जा रहा है अंत में? हमारे हमारे हम लोग शरीर में। जी तो हमारा जो धर्म है वो सर्व जीव सम्मान या हर किसी जंतु के अंदर आत्मा देखता है। तो ये जो भक्षक आज हम बन रहे हैं या मांसाहार की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं हमारी जो एक सनातन संस्कृति है उसके लिए कहीं न कहीं बहुत भारी चुनौती आने वाले समय में ला रहा है। युवाओं से पुरज़ोर अपील है कि अपने भोजन को शुद्ध सात्विक रखें, अन्यथा आज तकरीबन 50% जो युवा हैं वो इनफर्टाइल हो गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल इनफर्टाइल हो गए। बड़े-बड़े शहरों में आप देखें इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन, आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसे तमाम सेंटर्स खुल रहे हैं। कारण क्योंकि आज हम अपनी जड़ों से दूर हो गए। तो ये जो गऊ है, ये जीता जागता एक ऐसा प्राणी है जो कि हमारा भरण-पोषण करता है। और जिन आकांक्षाओं को अगर हमारे आने वाली संतान अगर हमारी नहीं हो रही तो हम युवाओं ने क्या विकास किया है? कुछ नहीं। वो तो सारा विकास एक बंद गलियारे में जा कर के और फिर बंद हो जाएगा और फिर हम पाएँगे कि इस गली में आगे तो रास्ता है ही नहीं। जी जी तो बिल्कुल हम वापस उससे टकरा करके वापस आएँगे। गेट बैक टू आवर रूट्स। इसीलिए मैं फिर कहना चाहूँगा, आपके इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि देसी बीज, देसी नस्लों इनको संरक्षित करने के लिए ज़रूरी है। और ये कृत्रिम गर्भाधान अगर आपके पास विकल्प नहीं है आप करवाएँ, लेकिन प्रयास ज़रूर करें कि इस तरह के भव्य जो सांड हैं उनको भी पुनर्स्थापित समाज में ज़रूर करें। तो ये देखें, आप इस सांड का मैं ज़्यादा बोर बढ़ाई वाली बात नहीं कहूँगा, सिर्फ़ इसकी गर्दन देखें आप, क्यों इतनी मोटी है। आज जो गौपालन हो रहा है वो सिर्फ़ एक खूँटे पर बाँध करके गऊ को रखा जाता है। तो उसमें जो पूरी उसकी क्रियाएँ हैं, पूरे जो उसके जो मेटाबॉलिज़्म है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है। लूज़ हाउसिंग सिस्टम या फिर कहें कि इस तरह की अगर आप व्यवस्थाएँ अपने पशुधन के लिए करते हैं, तो सिर्फ़ खुला मात्र रखने से जी आप जी 1 लीटर दूध उस गऊ से सुबह और 1 लीटर दूध उस गऊ से शाम को अधिक प्राप्त कर सकते हैं, उतने ही दाने चारे में। बस व्यवस्था क्या करनी है कि थोड़ा-सा इस तरह का बाड़ा बना दें, उसमें खुला छोड़ें, ताकि वो मर्ज़ी से आप ये देखें अनंत भाई हैं, युवा हैं, नए हैं इनके लिए, लेकिन फिर भी आप देखें बहुत शक्ति का शांत इसके प्रति जो बिहेवियर है ना, आप देखें कोई नाथ नहीं, नाथ नकेल जो फोड़ करके और अत्याचार के साथ गोपालन कई बार साउथ इंडिया में हम देखते हैं तो गायों के आपने नाथ जी जी जो है नकेल डाल करके नहीं, इस तरह की आवश्यकता नहीं है। आप उसको प्यार प्रेम से संभालें। यहाँ पर आप अनंत भाई के साथ आए हैं, हाथ फेर करके देखा, आपने देखा होगा कोई गाय आपको टक्कर नहीं मार रही, कोई जी बच्चा जी आपको टक्कर नहीं मार रहा। कारण क्योंकि उसको एक जो प्राकृतिक और तनाव रहित अगर वातावरण रहेगा तो वो चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं विकसित होगा। और अगर उसको आप
सुबह शाम दिन रात बांध करके रखेंगे तो चिड़चिड़ा हो जाएगा। स्ट्रेस में हो जाएगा। आप ये देखें कि कोरोना काल जब हुआ, हम एक फ्लैट में रहते रहते चिड़चिड़े हो गए थे, क्योंकि हम ना बाहर जा पाते थे ना अंदर जी। जा पाते थे, तो हम स्वेच्छा से कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे। जबकि हमें तनाव होता है, कई बार घर में झगड़ा हो जाता है, तो हम अपनी गाड़ी उठाएंगे, बाइक उठाएंगे, किसी पार्क में किसी दोस्तों के पास घूम करके आएंगे, माहौल परिवर्तित हो जाता है और हम आकर के स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। तो वैसा ही कुछ इनको एनवायरनमेंट देने का एक प्रयास है कि तो ये एक दूसरे अगर जो बुल जो है सर शांत रहते हैं तो बच्चे पर क्या प्रभाव, उसके बच्चे कैसे आते हैं? कुछ जो होते माँ हैं कि पर पूत पिता पर घोड़ा गणा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जी बिल्कुल ये तो बिल्कुल। कहावतें हैं कि माँ और बाप के ही तो जीन्स बच्चा उठाएगा। जी तो अगर पिता शांत रहता है तो मैं तो राजा नंदी एक बाहर हैं, उसका दंडवत होकर के उस नंदी का जो है आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनके मालिक पुराने मालिक का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह का नंदी दिया, उसने घर भर दिया, इतनी बछड़ियाँ पैदा करवाई और जी सब जी एक से बढ़ कर के एक शांत में। और अगर बस वो दुधारू और आ गई तो इनके ऊपर मेहनत करने की जो एक मेरा प्रयास है जी वो जी सफल हो जाएगा। तो ये बूढ़ी माई भारती पीछे देख सकते हैं, वो ये पेड़ के पास जो है, जी और इसी का ये बेटा है शक्ति, और इसी के जो प्रोजेनी है वो फील्ड में अभी घूम रहे आपने हैं। देखा होगा यहाँ पर आनी शुरू हो गई। हालांकि वो तो 100 नंबर का बेटा, ये जी इस जी गऊ का 100 नंबर। इसकी जो सेकंड टाइमर बेटी थी उसने 20 किलो 600 ग्राम का आंकड़ा जी लुआस यूनिवर्सिटी HLDB में दर्ज करवाया था। तो ये बुजुर्ग अवस्था में है। अगर आप इसका देखना चाहें तो पुट्ठे पर दिखाएं इसकी डेट ऑफ बर्थ, ये देखिए जी 26 मतलब सेकंड क्वार्टर है, 2006 का साल है। क्वार्टर मतलब जनवरी से लेकर के मार्च तक फर्स्ट क्वार्टर, जी फिर अप्रैल से लेकर के जून तक सेकंड क्वार्टर। वो डेट ऑफ बर्थ की बजाय वो क्वार्टर को रिकॉर्ड कर लेते थे, तो ये सेकंड क्वार्टर मतलब अप्रैल से लेकर के और जून के बीच में पैदा हुई है। 6 मतलब 2006 का साल है। तो आप देखें तकरीबन 16 साल की तो ये हो चुकी है। लोगों का एक भ्रम रहता है सर कि देसी गाय दूध नहीं देती है, लात मारती है, आप 2-2.5 लीटर दूध उसी देती है। भ्रम को तो दूर करने के लिए आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है कि आप आएं। ये देखें कौन सी लात मार रही है, नहीं बिल्कुल शांत कौन सी, स्वभाव की है हाँ सर। किसी के ऊपर हाथ फेरें इस तरह का नहीं। एक चीज और, मैं आप ही के वीडियो थी जब फार्म से, हाँ किसी को हाथ तक नहीं लगाने देती थी, बिल्कुल खरी बात है। अब इसका स्वभाव, जितना आप इससे बात करेंगे, आप जी उससे बात करें, जीव के अंदर एक आत्मा है, आप उससे जितना बात करेंगे वो आपसे अपने आप कनेक्ट होती 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 उसका एक जुड़ाव हो जाएगा, फिर वो आपकी बुलाने से आएगी। तो ये जो बुल है सर कौन सी नस्ल का है? हरियाणा नस्ल। आप हरियाणा इस चीज़ नस्ल। को देखें कि यहाँ पर जो मेन कार्य है जी वो हरियाणा नस्ल पर ही है। एक गऊ जो थी 585 नंबर जी की जो गऊ थी, और दूसरी गायत्री जो थी, जी ये आप दो थार की कह सकते हैं। उन्हीं की ये कुछ पीढ़ियाँ चल रही हैं, ये देव की और वो जानकी। तो इसकी माँ यहाँ पर है और इसी उसकी, के हाँ ये इसी की बेटी, ये 100 नंबर का बेटा है। ये तो देखिए फ्री रेंज, जब से ये आया है तब से फ्री रेंज। हम यहाँ पर थे सर, दोपहर का समय था, इतना तेज धूप चल रहा था, फिर भी इन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा आप था, देखें आराम से खेल कूद आराम से रहे थे। खेल रहे थे, क्योंकि जितना बांध करके अगर आप उसको खड़ा रखेंगे धूप में, उसे धूप लगेगी। खुला उसको आप छोड़ देंगे धूप में, उसको धूप नहीं लगेगी। जी सिर्फ छोटा सा काम करना है। और एक चीज और अक्सर मैं देखता हूँ, अनुभव करता हूँ कि हर कोई मोरी पहना करके अपनी गाय को रखता है। जी आप यहाँ पर कितनी गऊ आपको देखने को मिल रही है, सारियों के ऊपर एक बार कैमरा अगर आप घुमाएंगे तो आप पाएंगे कि मोरी जो है, किसी के उसका पास मुंह जो है ऐसे जकड़ के जो रखते हैं, जी वो सिस्टम यहाँ पर नहीं है। लूज जो है, जितना लूज आप इसको छोड़ेंगे और उसमें भी स्वतंत्रता आप इसको देंगे समय समय पर। अब यहाँ से वहाँ पर पानी पीने के लिए जाएगी तो इसका वॉकिंग जी होगा तो इसका मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होगा। आप बांध करके, और अगर मैं इसको यहीं पर पानी पिला दूं, यहीं पर इसको चारा दे दूं, तो इसकी ये टांगों की सार्थकता क्या है फिर? जी प्रकृति बिल्कुल परमात्मा ने इसको टांग दी क्यों है? तो आज हम मानवों को ये समझने की ज़रूरत है, डेयरी कंसेप्ट इज़ ए रियली वेरी क्रूअल कंसेप्ट। इस चीज़ को आप समझें कि डेयरी जो है, जो शब्द लगता है डेयरी, डेयरी में क्रूएल्टी होगी ही होगी। लेकिन हमारी जो पुरानी जो संस्थाएं थी या पुराने जो, वो या तो गौशाला कह करके संबोधित करते जी थे, जी जहाँ पर गाय रहें, पाठशाला जहाँ पर आपको पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए। तो इस तरह का एक व्यवस्था रखें। इस तरह की एक और हमारा नव विचार है कि बछड़ों की एक सार्थकता हम जी अवश्य सिद्ध कर पाएँ, ताकि गोपालन करेंगे तो बछड़े तो होंगे ही होंगे। ये दोनों इंटीग्रल पार्ट हैं, ये जी दोनों अलग अलग नहीं हैं।
ये गाय पालेंगे तो बछड़ा होगा, और बछड़े को आप नार्किक कंडीशन में गौशालाओं में भूखा मरने के लिए, किलसने के लिए अगर आप छोड़ देंगे तो वो जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं है।